चलिए तो फंड का फंडा सेगमेंट, जहां पर हम बात करते हैं रोजाना एक फंड मैनेजर से, और न सिर्फ जिस फंड को वो मैनेज कर रहे हैं उसकी बारीकी समझते हैं, बल्कि बाजार की चाल पर भी उनसे बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ तमाम बारीकियों पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं त्रिदीप भट्टाचार्य, प्रेसिडेंट और CIO एडलवाइस म्यूचुअल फंड। त्रिदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में, आपने शिरकत की। ज़रूर ही आपके फ्लेक्सी कैप फंड पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्योंकि आप हमारे साथ हैं, तो क्योंकि हम अब एक नए तरह के रेट कट रिजीम में एंटर हो चुके हैं और सबकी निगाहें अब RBI पर हैं, उनके रेट कट के स्टैंड्स को लेकर है, तो पहला सवाल यही होगा कि घरेलू बाजार में और हमारी अर्थव्यवस्था में फ़िलहाल रेट कट का क्या सिनारियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से हमने 50 BPS का कट होते हुए देखा है पिछले हफ्ते, अब US को फॉलो करते करते आपके एनालिसिस के मुताबिक RBI का स्टांस क्या रह सकता है, कितना अग्रेसिव? नमस्कार कविता जी, मुझे आपके ये पॉपुलर शो में इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहूँगा कि ये एक इवेंट है जिसको कि समझना ज़रूरी है। वो इवेंट ये है कि हम लोग पिछले 2-3 साल से जिस सिचुएशन के आदी हो चुके थे वो था राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। अब जहाँ हम खड़े हैं उसका हम लोगों ने नया रेजिम एंटर किया है जो कि फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स। हालांकि हुआ ये यूनाइटेड स्टेट्स में है, इसका दारोमदार इंडिया और बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में ये है कि अब इंडिया और बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में रेट कट का जो ऑप्शन है वो खुल गया है, जो पहले आज से करीबन 15 दिन पहले तक ओपन नहीं था। सो ये पहली बात है। तो इसलिए जैसा आपने कहा कि RBI की तरफ सबका रुझान है कि हम कब रेट कट करेंगे, तो मेरा मानना यह है कि अगर हमारे अब डोमेस्टिक पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो आंकड़ा है इन्फ्लेशन का वो 4% के इर्द गिर्द है कि जब 4 से कम होगा तब RBI रेट कट के बारे में सोचेगा। मेरे हिसाब से ये अगले 3 से 4 महीने में जो इन्फ्लेशन का डेटा आएगा वो काफ़ी क्लोजली वॉच किया जाएगा। मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन नीचे आएगा, और हालांकि मैं कब रेट कट होगा ये तो श्योर शॉर्ट तरीके से कोई बता नहीं सकता, पर मेरे ख्याल से Jan-March क्वार्टर या पहला क्वार्टर कैलेंडर ईयर में अच्छे आसार हैं रेट कट होने के। बाकी तो जैसे इंक्रीमेंटल डेटा फ्लो होगा उस हिसाब से RBI कॉल लेगी। बट 2 चीज़ें जो मैंने कहा आपको, एक ये चेंज ऑफ रेजीम है फ्रॉम राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स टू फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबली, और इंडिया के लिए भी और बाहर के देश में भी। और दूसरा इन्फ्लेशन डिपेंडेंट है, हमारा अभी भी इन्फ्लेशन हाई है लेकिन कम आने के आसार हैं। तो बाय 4th क्वार्टर ऑफ दिस फिस्कल ईयर या 1st क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर ईयर एक अच्छा आसार बन सकता है। बिल्कुल त्रिदीप, लेकिन हमें ये भी देखना होगा, हमें ये भी समझना होगा कि भारत में हम काफ़ी समय से एक पॉज मोड में थे जहाँ तक ब्याज दरों की बात है। अब अगर कटौती होती है तो कितनी कटौती की संभावना है, क्योंकि शायद हमारे यहाँ कटौती करना और US की मात्रा में बहुत ज़्यादा फ़र्क रहने वाला है। तो एक तो ये बताइएगा हमें कि क्योंकि हम लंबे पॉज में थे, अब जब कटौती होगी तो कितनी ज़्यादा कटौती होगी, और उसके साथ साथ एक लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन को लेकर, भले ही हम RBI गवर्नर की बात करें या हम फेड की बात करें, सभी ने लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन एवरेज को लेकर अपनी एक चिंता जाहिर की है। इसे कैसे हम समझें? जी, सो मेरा मानना यह है कि आपकी बात सही है कि हमें एक्चुअली हमारे यहाँ इतने इंटरेस्ट रेट्स बढ़े नहीं, इसलिए हम पॉज पे थे। लेकिन हमें फिर भी हम एकदम चुप नहीं बैठ सकते, वो इसलिए क्योंकि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो उसका दारोमदार करेंसी मार्केट्स में पड़ेगा। क्योंकि अगर कहीं एक दूसरे देश में रेट कट्स होते हैं और हमारे यहाँ पे नहीं होते हैं तो उस हिसाब से करेंसी अप्रिशिएट करेगा, जिसका कि इम्पैक्ट बिजनेस में पड़ सकता है। सो अगर आप मुझे पूछें तो हमारा इंटरेस्ट रेट कट का जो रेंज है वो US से काफ़ी कम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट उतने बढ़े ही नहीं। तो मैं कहूँगा कि 25 से 50 बेसिस पॉइंट का मैक्सिमम हमारा रेंज होगा जिसके बीच में हम ऑपरेट करेंगे, और वो भी डेटा डिपेंडेंट तरीके से। बट डायरेक्शनली माननीय शक्तिकांता दास को एक तरफ थोड़ा सा जो रेट कट की तरफ रुझान दिखाना होगा, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो उनका करेंसी इम्पैक्ट्स में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है।
त्रिदीप, चलिए अब थोड़ा सा निवेश और स्ट्रैटेजी की ओर हम बढ़ते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब रेट कट शुरू हो चुका है। रेट सेंसिटिव सेक्टर्स में हम इसका एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखेंगे। अक्रॉस मार्केट कैप मैं चाहती हूँ कि आप हमें ज़रा वैल्यूएशन समझाएं, क्योंकि लार्ज कैप्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंफर्ट है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, लेकिन अगर मिड कैप स्मॉल कैप की ओर हम देखें तो अभी भी वैल्यूएशंस काफ़ी हद तक पीक्ड आउट दिखाई दे रहे हैं। सो ओवरऑल आप मार्केट कैप में वैल्यूएशंस को लेकर एक रेट कट का ट्रिगर अगर मैं समझना चाहूँ तो कैसा माहौल बनता हुआ देख रहे हैं? ज़्यादा निवेश क्या अब लार्ज कैप की ओर आता हुआ हमें दिखाई देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रेट कट के सिनेरियो के बाद से हम एफआईआईज़ निवेश को भी बढ़ता हुआ देखेंगे, कम से कम इसकी संभावना दिखाई दे रही है। तो क्या लगता है आपको, मिड कैप स्मॉल कैप में से जो फ्रॉथ थी, कहीं ना कहीं वक्त आ गया है कि वहाँ पर हमें करेक्शन देखेंगे और सारा पैसा लार्ज कैप्स की ओर आएगा? तो इसके लिए कविता जी, हम लोगों को वैल्यूएशन एक साइड है इक्वेशन का, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पकड़ लीजिए, दूसरा एक्सिस है ग्रोथ। ये वैल्यूएशन वर्सेस ग्रोथ आर्ग्यूमेंट को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो वैल्यूएशन को पहले समझ लेते हैं। तो अगर हम मार्केट्स को दो भाग में डिवाइड करें, एक है लार्ज कैप और दूसरा मिड एंड स्मॉल कैप, तब हम पाएंगे कि लार्ज कैप में वैल्यूएशंस अपने 10 साल के एवरेज के मुताबिक एवरेज है, फेयर है, मतलब वहां पे थोड़ा भी हाई वैल्यूएशंस का इशू नहीं है। सो वैल्यूएशंस आर फेयर इन लार्ज कैप। उसके सामने अगर आप मिड और स्मॉल कैप का वैल्यूएशंस देखें तो पिछले 10 साल के बनिस्बत अभी की जो वैल्यूएशंस है वो 20 से 45% ज्यादा है। सो क्लियरली जैसा आपने भी कहा कि वैल्यूएशंस मिड एंड स्मॉल कैप ज्यादा है, लेकिन दूसरे साइड जो इक्वेशन है वो है ग्रोथ। ग्रोथ मिड और स्मॉल कैप में लार्ज कैप के सामने करीबन डबल है। तो इसलिए एक तरफ वैल्यूएशन ज्यादा है बट सामने ग्रोथ भी ज्यादा है। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि लार्ज कैप तो इन्वेस्टिंग के लिए बहुत सही तरीके से रेडी है। मिड और स्मॉल कैप में उसको अवॉइड नहीं करना है, उसमें सिलेक्टिव होके इन्वेस्ट करना है इन सच अ वे कि जो वैल्यूएशन और ग्रोथ वाला जो इक्वेशन है ये बैलेंस होता रहे। इसके लिए मैं कहूंगा कि ये जो ओवरऑल फ्लेक्सी कैप फंड टाइप के जो कैटेगरीज हैं ये इसको बहुत अच्छे से कैप्चर करते हैं, क्योंकि एक वैल्यूएशन कंफर्ट जो लार्ज कैप में है वो भी मिलता है और एक मिड और स्मॉल कैप का जो ग्रोथ एंगल है वो भी कैप्चर हो जाता है। तो जो आपने जवाब दिया, जो समझाया, क्या उसके मुताबिक ऐसे कोई सेक्टर्स हैं मिड कैप्स में भी जहां पर आप कंफर्टेबल हो सकते हैं त्रिदीप? तो देखिए, अभी अगर ये सवाल को हम हमारे जो पहला वाला टॉपिक था वो था रेट कट्स, इसको साथ को जोड़ के देखें तो आप पाइएगा कि इंक्रीमेंटली जो रेट कट बेनिफिशियरीज हैं वो 3 सेक्टर में मैं हाईलाइट करना चाहूँगा इंक्रीमेंटली। एक है एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये एनबीएफसीज के जो फाइनेंशियल्स हैं ये एक बार रेट कट के माहौल में बेहतर करते हैं एज अपोज टू अर्लियर। सो वहाँ हमने पिछले 3 से 6 महीने में अपने पोर्टफोलियोज में वेट बढ़ाया है। दूसरा है रियल एस्टेट। हालांकि अभी इंडेक्सेशन जाने के बाद रियल एस्टेट स्टॉक्स में हम लोग को थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिली है, लेकिन जब रेट कट्स होता है 6 से 12 महीने के अंदर में उन रियल एस्टेट में एक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, इसलिए हम लोग वहाँ पे थोड़ा बहुत वेट एडिशन किए हैं। और तीसरा है आईटी। ना आईटी में थोड़ा लैग्ड इम्पैक्ट रहेगा। आईटी में तब इम्पैक्ट आएगा जबकि ये ग्लोबल रेट्स कट्स का इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी में होगा और उनका ग्रोथ थोड़ा बेहतर होना दिखना शुरू करेगा, जो कि शायद अगले साल हो, लेकिन मार्केट्स तो थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। तो इसलिए आईटी एक तीसरा इलाका है विद ए लैग्ड इम्पैक्ट जहाँ पे कि पॉजिटिव हो सकता है। तो अगर रेट कट सिनेरियो को अगर आप देख लें, अगर आप मिड और स्मॉल कैप को देख लें, तो इन तीनों इलाकों में कुछ काफ़ी स्टॉक्स ऐसे मिल जाते हैं जो रिसेंटली पिछले 3 से 6 महीने में करेक्ट हुए हैं और वैल्यूएशंस में इसलिए थोड़े बहुत बेहतर हैं और जिनका ग्रोथ आउटलुक आगे रेट कट को ध्यान में रखते हुए बेहतर हो। तो इन इलाकों में हमने अपना वेट एलोकेट थोड़ा ज़्यादा किया है। चलिए त्रिदीप, अब आपके फ्लेक्सी कैप फंड की हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब समझाना बहुत ज़रूरी है दर्शकों को कि कैसे फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजी उनके काम की आ सकती है। लेकिन उससे पहले आपके पोर्टफोलियो को समझना होगा फंड के। अक्रॉस मार्केट कैप्स आपने कैसा निवेश कर रखा है, कहाँ कितना एक्सपोजर है, ज़रा बताइएगा।
मेरा मानना ये है कि फ्लेक्सी कैप एज ए कैटेगरी जिस हिसाब से हम लोग रन करते हैं, ये थोड़ा लार्ज कैप हेवी तरीके से ही रन करते हैं। ये हमारा फंड जो है ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए टेलर मेड है, और वो अभी के माहौल में बहुत अच्छा पोजीशन है। उसका दो कारण है। पहली बात तो ये कि अभी उसमें लार्ज कैप का कंट्रीब्यूशन रफली 70% है, मिड और स्मॉल कैप का कंट्रीब्यूशन 30% है। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि वैल्यूएशंस का जो आंकड़ा है वो लार्ज कैप के फेवर में काफी अच्छी तरीके से अभी है, तो वो वाला एक बड़ा टिक बॉक्स है ये फ्लेक्सी कैप, हमारे फ्लेक्सी कैप फंड के लिए करंट माहौल में। दूसरा ये मैंने आपको ये भी कहा कि अगले 3 से 5 साल थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म व्यू लें तो अर्निंग्स ग्रोथ का जो ट्रेजेक्टरी है वो मिड और स्मॉल कैप में लार्ज कैप से शायद बेहतर हो, तो इसलिए 30% ऑफ द पोर्टफोलियो मिड और स्मॉल कैप में होने से वो भी एक टिक बॉक्स जो है कवर हो जाता है। एक फ्लेक्सी कैप आज के माहौल में ऐसा एक फंड है जो कि वैल्यूएशन को भी कवर कर लेता है और साथ में ग्रोथ को भी का भी ध्यान में रखता है। और जो तीसरी बात है वो ये कि आगे चल के ये प्राइस वैल्यू इक्वेशन जैसे मार्केट में चेंज होती रहेगी, फ्लेक्सी कैप बाय इट्स वेरी नेचर एक फंड मैनेजर को ऑप्शन देती है ये डिफरेंट कैटेगरीज में अपने हिसाब से शिफ्ट करने के लिए। जैसे प्राइस वैल्यू इक्वेशन मूव करेगा वैसी पोजीशनिंग भी शिफ्ट होती रहेगी। इसका जो पोजीशनिंग है करंट माहौल के लिए बेहतर है और आगे के लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर्स के लिए। तो फंड में मैं अगर जानना चाहूँ कि आपके टॉप सेक्टर्स में एलोकेशन किस तरह का रखा है आपने, तो किन सेक्टर्स का नाम शुमार होगा अगर मैं टॉप 5 सेक्टर्स जानना चाहूँ आपके फंड में? क्यों पहले आते हैं फिर क्या। जो जिस हिसाब से पोर्टफोलियो हम लोगों ने बनाई है उसको ये ध्यान में रखते हुए बनाई गई है कि जहां जहां अर्निंग्स जिस सेक्टर्स के या जिस थीम्स के दुरुस्त हो वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। उसका थॉट प्रोसेस ये है कि जहां पे अर्निंग्स दुरुस्त होंगे वहां पे उस सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं उनके शेयर प्राइसेस दुरुस्त होंगे और इसका मतलब ये कि परफॉर्मेंस हमारी बेहतर हो पाएगी बॉटम अप तरीके से। ऐसे 5 या 6 इलाके हैं जहां पे हमें लगता है, सेक्टर्स हैं या थीम्स कह लीजिए, जहां पे हमें लगता है कि अर्निंग्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे। पहला मैं कहूँगा कैपेक्स। इंडिया की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 78-79% होने के कारण हम लोग कैपेक्स साइकिल के काफ़ी नज़दीक हैं, तो इसलिए ये एक एरिया है, एक सेक्टर है जहाँ की हमारे पोर्टफोलियोज ओवरवेट हैं। हालांकि हमने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी किया है लेकिन फिर भी हम ओवरवेट हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि अगले 3 से 5 साल में यहाँ पे अर्निंग्स अच्छे रहेंगे। दूसरा एरिया मैंने आपको गिनाया कि जो पावर एक सेगमेंट है। इंडिया में पावर सप्लाई डिमांड जो है डिमांड के फेवर में चल रहा है करीबन 3 से 4% पॉइंट से। तो अगले 2 से 3 साल में जहां कंपनीज या तो पावर जनरेट करती हैं या पावर सप्लाई करती हैं या नट बोल्ट्स प्रोवाइड करती हैं इन सेक्टर को, इन सब के अर्निंग्स दुरुस्त रहने के आसार हैं। ये दूसरा इलाका है, दूसरा सेक्टर है जहाँ मैं कहूँगा कि हम ओवरवेट हैं। तीसरा और चौथा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है विच इज़ NBFC और रियल एस्टेट। तो उसको वहाँ पे भी अर्निंग स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं बिकॉज रेट कट बेनिफिशियरी कहेंगे। एंड फाइनली टेक्नोलॉजी, जबकि जैसे जैसे ग्लोबली ग्रोथ इंप्रूव होगा टेक्नोलॉजी की अर्निंग्स भी बेहतर होंगे। ये 4-5 और फाइनली मैं कहूँगा कंजम्पशन। एक जो रह गया था वो ये कि रूरल इकोनॉमी एक्सपोर्ट स्टॉक्स में हमने अपना वेटेज इसलिए बढ़ाया है क्योंकि हमें लगता है कि मॉनसून बेहतर है, रूरल इकोनॉमी में थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को आसार मिल रहे हैं, तो इन इलाकों में, इन सेक्टर्स में मुझे लगता है कि अर्निंग्स बेहतर होंगे। ये मिला के करीबन 70-80% हमारे पोर्टफोलियो के होंगे जिसके लगता है जहाँ पे की अर्निंग्स एवरेज मार्केट से बेहतर हों, और ये हमारा बेस्ट बेट है इन करंट मार्केट सिनेरियो। त्रिदीप, फंड में जानना चाहेंगे कि आप फिलहाल कितने कैश पर बैठे हुए हैं और साथ ही फंड में चर्निंग रेशियो क्या होगा आपका? कविता जी, हम एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल अपने पोर्टफोलियोज में कैश नहीं होल्ड करते हैं। तो कैश कभी भी मेरे पोर्टफोलियो में 5% या उससे कम ही होता है। हम नॉर्मली फुल्ली इन्वेस्टेड रहते हैं। दूसरा, हमारा एवरेज होल्डिंग पीरियड 12 से 18 महीने का होता है, तो हमारा चर्न रेट करीबन 30 to 40% के बीच में चेंज करता है। हम जो बिजनेस को देखते हैं उसको थोड़ा लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इसलिए एवरेज होल्डिंग 1.5 साल के तरीके से सोच के इसलिए चलते हैं। जो मैंने आपको रेट कट की बात करी उसमें भी देखिए मैंने कहा
कि 12 से 18 महीने में रेट कट का जो इम्पैक्ट आएगा वो सेक्टर्स में कैसे रहेंगे। सो मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सोचते हैं लो चर्न पोर्टफोलियो है, और हम ये मानते हैं कि 1-1.5 साल में जो कंपनी की खुद की जो खूबियां हैं, जो अर्निंग्स रेजिलियंस है, वो सामने बहुत अच्छे तरीके से आती है इन्वेस्टर्स के लिए, उनको रिटर्न बनाने के लिए बेस्ट पोजीशन होता है। त्रिदीप, क्योंकि अभी हमने इतने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ पर बातचीत कर ली है, एक चीज़ ये भी समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट बिना रिस्क के तो होती नहीं है। अब अगर हम कह रहे हैं कि फ्लेक्सी कैप्स में आप चले जाइए, और क्योंकि यहाँ पर लार्ज कैप्स का योगदान ज़्यादा है, एक्सपोजर ज़्यादा है, और फिलहाल माहौल ऐसा है कि अगर आप लार्ज कैप्स में हैवी रहें तो आपके लिए फ़ायदा भी होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जोखिम कुछ ना कुछ इन्वॉल्व हो सकता है। वो जोखिम आप क्या स्पेल आउट करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? मेरे ख्याल में हमारे सामने 1 या 2 रिस्क फैक्टर्स हैं जिसको कि ध्यान में रखना चाहिए। आई थिंक जिसको कहते हैं एलिफेंट इन द रूम, वो है यूएस इलेक्शंस। अगर आप ये साल दुनिया जहाँ भी इलेक्शंस हुए उनके आउटकम देखें तो कुछ ना कुछ एक सरप्राइज एलिमेंट उनमें रहा है। आई थिंक यूएस इलेक्शंस में कौन मेजॉरिटी क्या आता है, उससे मैक्रो क्लाइमेट कैसे शेप अप होता है, वो एक ध्यान में रखने वाली बात है। अगर मान लीजिए बहुत ही प्रोटेक्शनिस्ट गवर्नमेंट आती है तो उसमें ग्लोबल ट्रेड और उसमें इंडिया के कंपनीज की ग्रोथ रेट्स में थोड़ा बहुत अफेक्ट पड़ सकता है सेंटिमेंट वाइज इन द नियर टर्म। ये एक हुआ। दूसरा मैं कहूँगा जियोपॉलिटिक्स। जिस हिसाब से ग्लोबली अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश में, फिर रशिया यूक्रेन, जो जियोपॉलिटिक्स जो ग्लोबली शेप हो रही है, ये थोड़ा वोलेटाइल है। सो ये एक और एरिया होगा जिसको कि ध्यान में रखना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ पे कितना बड़ा इम्पैक्ट है। पर्टिकुलरली अगर कमोडिटी मार्केट्स में इम्पैक्ट करते हों तो उससे इंडिया के मार्केट को इम्पैक्ट पड़ सकती है। अभी क्रूड ऑयल नीचे है, लेकिन अगर ये जियोपॉलिटिक्स कठिन समय की तरफ अग्रसर होती है तो हमने देखा है कि क्रूड जो है या कमोडिटीज राइज करते हैं, और इंडिया एक कमोडिटी इंपोर्टर है, इसलिए हमारे मार्केट्स के लिए वो बेहतर नहीं होता है। तो ये 2 रिस्क जो है मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा। अननोन है, इसलिए उसको क्वांटिफाई करना डिफिकल्ट है, बट मॉनिटर करना जरूरी है। चलिए, आखिरी सवाल आपसे और उसके बाद आपको फारिग करते हैं इस पूरी चर्चा में से। जाते जाते हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक आपने अपने क्वेश्चंस में सब कुछ कवर कर ही लिया है। 2-3 मैसेज वो ये है कि रेट कट्स एक नियर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक चेंज ऑफ रेजिम दर्शाता है। इस रेजिम में अगर आप अगले 1 से 2 साल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वैल्यूएशंस और ग्रोथ में साथ में ध्यान में रखने के लिए फ्लेक्सी कैप फंड एक बहुत अच्छा पोजीशनिंग है, अच्छा कैटेगरी है पोजीशन करने के लिए। और तीसरी बात जो ये है, जो रिस्क फैक्टर है, वो ये है कि जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल मैक्रो क्लाइमेट थोड़ा वोलेटाइल होने से इसको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। बाकी अपने एडवाइजर्स से बात करना चाहिए बिफोर दे टेक द इन्वेस्टमेंट कॉल। त्रिदीप, आपने समय निकाला, इतने विस्तार से बात की, न सिर्फ बाजार की चाल की बल्कि फ्लेक्सी कैप में फ़िलहाल आपको क्या करना चाहिए, किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, क्यों पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप फंड में अपना निवेश बढ़ाना चाहिए, तमाम बारीकियों पर समझाइश देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। हेमंत तुस्तिकी और अभिजीत चौकसी हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जो आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। इस बीच अगर आप सवाल भी पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं तो यूट्यूब पर भी अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और 9619873567 हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आपके सवालों के जवाब।